नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत अहम मुद्दों के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुके हूं। मुद्दा देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, मुद्दा हिंदुस्तान के असली अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह मुद्दा एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या इस्लामीकरण की कगार पर हिंदुस्तान पहुंच चुका है। दरअसल हम आज ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया और बयान में उन्होंने झारखंड को चेताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि असम की डेमोग्राफी मुस्लिम आबादी की वजह से बदल गई है। वो आबादी जो 1951 में केवल 12% थी, आज की तारीख में बढ़कर 40% हो गई है और झारखंड को इससे सबक लेने की जरूरत है। हालांकि बात उन्होंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, असम के परिप्रेक्ष्य में कही। राजनीति खूब हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और ऐसे में सवाल इसलिए प्रासंगिक हो जाता है कि अगर जो देश हिंदुत्व की अस्मिता के साथ जाना जाता हो, अगर वहां पर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और उसके पीछे कारण घुसपैठ और धर्मांतरण है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में जुड़ेंगे मेरे साथ आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता को संबोधित करते हुए असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई और उन्होंने असम और झारखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर बयान भी दिया। उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुसलमानों की जनसंख्या 40% तक पहुँच गयी है। 1951 में ये 12% थी। हमने कई जिले खो दिए हैं। ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में अगले कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। आपको बता दें कि असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं। वो पिछले कुछ महीनों से लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो वो घर में शादी करता है, दूसरा यहाँ आदिवासी बेटियों से शादी करता है। घुसपैठिए आते हैं और वो झारखंड की आदिवासी बहनों के साथ शादी करते हैं। भाई और बहनों, मैं तो डिमांड करता हूँ, हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच शादी ना हो। ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। कौन सा कानून में शादी हो रहा है? अगर एक मुसलमान है, दूसरा बीवी मुसलमान नहीं है, हर विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में होना पड़ेगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होते हैं, वो विवाह कानूनन स्वीकृति नहीं मिलते हैं। मतलब आज जितना आदिवासी बेटियों का साथ ये घुसपैठी शादी कर रहा है, ये शादी लीगल नहीं है, ये शादी इलीगल है। उनको ठगा के उनको शादी करने का ड्रामा हो रहा है। घर में भी एक बीवी है, अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहां भी एक बीवी है। और यहाँ भी आदिवासी लड़कियों का साथ, मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों का नेता है, कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम कीजिए। आदिवासी का वोट लेने से काम नहीं होगा, आदिवासी का कल्याण करो।
पहले तो आप आदिवासी समाज को आप घुसपैठियों का हाथ में आप आत्मसमर्पण करवा रहा है और 2 दिन का बाद घुसपैठी रांची भी आ जाएगा। और हमने 2 दिन पहले वीडियो देखा कैसे रांची शहर में घुसपैठिया हमारे लोगों को मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जो सवाल आज हेमंत बिस्व शर्मा उठा रहे हैं, इस मुद्दे को सुदर्शन न्यूज दशकों से उठा रहा है। इसके लिए बाकायदा सुदर्शन न्यूज ने बड़ा अभियान छेड़ा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने 70 दिन की यात्रा की और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लग रहा है कि वास्तव में अब धरातल पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की अस्मिता पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। 9 राज्यों में अगर हिंदू लगातार अल्पसंख्यक हो रहा है तो वाकई ये चिंता का सबब है। बात हेमंत बिस्व शर्मा असम के परिप्रेक्ष्य में करते हुए झारखंड को चेताने का प्रयास कर रहे थे। ये वही झारखंड है जहां से हमने आपको कुछ दिन पहले खास रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें स्पष्ट हो रहा था कि झारखंड में अब घुसपैठ बढ़ा है और घुसपैठिए झारखंड की आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह करके वहां की पंचायत पर कब्जा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। संथाल परगना में ऐसा ही हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच ये बात साबित हो चुकी है कि झारखंड में घुसपैठ बढ़ा है, लेकिन इन सब के बीच जो बात हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं उस पर जिस तरीके की रिएक्शन की उम्मीद जेएमएम या कांग्रेस से थी, वो रिएक्शन आ नहीं पाया, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ये जान रही है कि झारखंड में आज की तारीख में घुसपैठ बढ़ चुका है। अगर वो इस पर रिएक्ट करते हैं, अगर एक्शन होता है, तो फिर निश्चित रूप से वो जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो खतरे में पड़ जाएगी। अगर आदिवासियों को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी जाती है तो इससे आदिवासी समाज नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो वहां का बड़ा वोट बैंक है। और ऐसे में जो समाधान निकलना चाहिए वो समाधान निकल नहीं रहा है और लगातार देश में बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी देश की डेमोग्राफी को खतरे में डाल रही है। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अब हिंदुस्तान इस्लामीकरण की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है? क्या वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को तुरंत अमली जामा पहनाया जाए? और क्या यह भी बड़ा प्रश्न है कि ये जो बढ़ती हुई आबादी है वो दुनिया के लिए चुनौती बनने वाली है? ये वैश्विक समस्या है, वैश्विक चुनौती बनती जा रही है। इसी पर चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। आज के अतिथियों से करा देती हूं आपका परिचय। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्र मोहन शर्मा जी, और साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। प्रोफेसर विदु रावल जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
तो ब्रेक के बाद स्वागत है। आज रण क्षेत्र में चर्चा हो रही है हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान की, जिसमें उन्होंने आगाह किया है झारखंड को, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को आगाह होने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती हुई इस्लामिक आबादी क्या हिंदुस्तान की अस्मिता पर बड़ा प्रहार है। आज इसी पर चर्चा करें। आइए सीधे फिर से वापस अपने पैनल के पास लौटते हुए, चंद्रमोहन जी आपकी बात बीच में रुक गई थी, लेकिन मेरा प्रश्न सीधा सीधा था। आपने कहा कि घर में महिलाओं का चूल्हा नहीं जल रहा है, इसकी चिंता नहीं है। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके जवाब का मैं भी इस प्रश्न का चंद्रमोहन जी की जवाब आवाज प्लीज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हाँ हेलो, जी जी आ रही है, बोलिए प्लीज। साथ में मोदी जी के 38 दिन पे प्रश्न भी खड़ा होता है, जिसकी 38 दिन के अंदर 9 आतंकवादी हमले, 12 जवान शहीद और 13 जवान घायल और 100 नागरिकों का घायल होना और 12 से ज्यादा नागरिकों का लापता होना। तो कहाँ है देश के अंदर ऐसे हालात? और उस हालात के अंदर अगर भाजपा की सरकार देश की जनता 3 बार लेके आए, और एक बार चाहे अल्पमत में लेके आए, वो मोदी सरकार ना हो और एनडीए की सरकार हो, उसके बाद मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे और देश के प्रधानमंत्री उनसे बुला के ये ना पूछे कि सत्ता में आप बैठे हो और इस ध्रुवीकरण की जरूरत क्या है। ठीक वैसे ही जैसे आपने बोला कि अगर महिला के घर के अंदर उसका चूल्हा नहीं जल रहा तो उसके अंदर जनगणना या आबादी का असर है। तो प्रश्नावली तो इसलिए खड़ी होती है कि सत्ता तो आपने इसी चीज के ऊपर ली थी 80-20 करके, लेकिन अब तो काम कर लो। अब कहना क्या चाहते हो ये तो बता दो। कहना आप 80-20 के बारे में चाहते हो, उसका सोल्यूशन के लिए चाहते हो। तो प्रश्न इसलिए विपक्ष आपसे खड़ा करता है कि आप बार बार जब मुद्दों खड़े होते हैं और जिन मुद्दों के लिए आपके ऊपर देश आश्रित होता है, जो आपके ऊपर पूछना चाहता है, तो उसके लिए आपको इन प्रश्नों, इन सवालों के पीछे छुपने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? तो ये तो हेमंत बिस्वा जी बताएं। अब जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी उसकी हिस्सेदारी, तो वो क्या है, करवाइए आप। किस गणित के ऊपर असम की जनगणना का प्रश्न खड़ा करा और कौन से सन में जनगणना हुई थी और उसके बाद अब तक क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भाजपा के मुख्यमंत्री दें। विदुरावल जी, विदुरावल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ लावनी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। शायद थोड़ी सी आज ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब आपने अगर चंद्रमोहन जी को सुना हो तो उनका ये कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन बढ़ती आबादी कोई बहुत बड़ी चिंता का कारण नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से आगाह कर रहे हैं वो केवल झारखंड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर देखें कमोबेश देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लोग तुरंत ला पा रहे हैं? जैसा कि अभी चंद्रमोहन जी भी कह रहे हैं कि अगर इतनी चिंता है तो बनाइए कुछ ऐसा कानून, करिए, उठाइए वो कदम जो आज की जरूरत है। लावनी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है। अगर देश का इस प्रकार का मत होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना आवश्यक है, तो निश्चित तौर पर लेकर आया जाएगा। लेकिन जहां तक बात रही मुद्दों से ध्यान भटकाने की, तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाना ही है कि जब आप बात कर रहे हैं किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंजेस को कर भारत को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता आकर आपका और देश का ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि आप देश का ध्यान भटका रहे हैं। इन्होंने कहा कि चूल्हा नहीं जल रहा। इनको कश्मीर में उस गृहिणी के चूल्हे के बारे में जरूर सोचना चाहिए, जिसके ऊपर किस प्रकार से 19 जनवरी 1990 के जो काली रात थी, जिसमें उस गृहिणी के घर पर आकर, उस कश्मीरी हिंदू के घर पर आकर चूल्हा जलाकर, चावल बनवाकर, किस प्रकार से उसके पति के ब्लड सॉक्ड राइस उसको खिलाए गए थे, उस चूल्हे के बारे में भी इन्हें चिंता करनी चाहिए। वहां चूल्हा जल रहा था, लेकिन अपने पति के खून से सने हुए चावल उनको खाने के लिए मजबूर किया गया। क्यों किया गया चंद्रमोहन जी, ये पता कीजिएगा। दूसरा, उस गिरजा टिकू के तकलीफ के बारे में भी इन्हें विचार करना पड़ेगा, जो पढ़ाकर आ रही थी स्कूल के अंदर, हिंदू मुस्लिम सभी बच्चों को पढ़ाकर वापस आ रही थी, लेकिन डेमोग्राफिक उस समय कश्मीर की इस प्रकार से चेंज हो चुकी थी कि उनको रास्ते में पकड़कर, आरे पर बिठाकर, लिटाकर बीचों बीच काट दिया गया। उससे पहले उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। किस प्रकार से, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर लगती है बात, चूल्हा जलने की बात, लेकिन चूल्हा शर्तों पर चले और चूल्हा जलने के बाद जो
चावल पके, उसमें खून से सने हुए चावल खाने पड़े, ऐसा भी चूल्हा जलना आवश्यक नहीं हो जाता। उससे अधिक आवश्यकता रहती है हम अपने रक्त को बचा पाएं, अपने देश को बचा पाएं। यह आपने ठीक चिंता जताई है कि जहां जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, देश के जिस भाग से भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, उस भाग ने भारत से टूटने की बात कही है। ये एक कटु सत्य है कि देश के जिस भाग में भी हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहीं से अलगाववाद के स्वर निकले हैं। लेकिन इस पर भी विचार आज पूरे देश को करना पड़ेगा। देश की तो जनता विचार जैसी कर रहा इच्छा है, रखेगी। लेकिन उम्मीद तो सरकार से होती है ना। तीसरी बार अगर इस देश ने आपको चुना तो फिर ये जिम्मेदारी तो सरकार की ज्यादा बन जाती है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन जिम्मेदारी निर्वाह करने की जब बात आएगी कानून को लेकर, खास तौर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, तो वो दृढ़ शक्ति आप में है। तो फिर 10 सालों से इंतजार किस बात का है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून से ही जी विभू जी बताइए, जवाब दीजिए। हाँ। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जिसको लेकर चर्चा हो रही है, ये केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून से ही ये काबू आ सकता है, या और भी इसके उपकरण हैं, या उसके साथ साथ और उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है? इस पर भी एक चर्चा चली हुई है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि भारत का जनसंख्यीकरण जो है, एक भारत का युवा देश होना भारत की एक ताकत के रूप में भी प्रस्तुत होता है। लेकिन अगर डेमोग्राफिक चेंज जो है जानबूझकर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं की डेमोग्राफीज चेंज की जा रही हैं, पॉपुलेशन में अनुपात अलग अलग प्रकार से जानबूझकर बढ़ाए जा रहे हैं या घटाए जा रहे हैं, और उस पीछे विदेशी ताकतें हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए। यह सिर्फ केवल जनसंख्या का विषय नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारत के अंदर व्यवस्थित तरीके से इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार के दौरान किस प्रकार से बसाया जाना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। IMDT एक्ट जो 80 के दशक में असम के अंदर लगाया गया, रोकूंगी, सरकार जो काम 70 सालों में हुआ, उस 70 साल के कामों को खत्म करने के लिए आप जिन पर बार बार सवाल खड़ा करते हैं, उसका उत्तर देने की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी थी ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? सवाल ये है। खैर, मैं जरा चंद्रमोहन जी के पास जाती हूँ। चंद्रमोहन जी, देखिए, बीते इतिहास में बहुत कुछ है। हाँ ठीक है, 20 सेकेंड्स बोल लीजिए राहुल साहब, 20 सेकेंड्स, जस्ट 20 सेकेंड्स। हाँ बोल लीजिए राहुल जी। देखिए, इस प्रकार मैं केवल बहानेबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि देश इस बात को समझता है कि कांग्रेस ने इस देश को तकलीफ पहुंचाई है, हमसे सुधार की अपेक्षा करता है, और हम कर रहे हैं। असम के अंदर पहले NRC का आना और उसके बाद जो है किस प्रकार से डिटेंशन सेंटर्स बनना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है, ये उसका IMDT का एक काट भी थे। किस प्रकार से देश के अंदर CAA कानून का विरोध ये बात करके किया गया कि कहीं ना कहीं किसी एक मजहब को जो है नुकसान, ये गलत था, ये मिसप्लेस था। लेकिन NRC की बात जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे बढ़ने की विचार कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जब आगे बढ़ती है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी एक रिएक्शन जरा चंद्रमोहन जी का ले लूं, फिर उसके बाद बस आपके पास प्लीज आ रही हूं। चंद्रमोहन जी, सरकार कह रही है हम तो इस दिशा में, जिस पर आपने भी अभी सवाल उठाया था, उस दिशा में वो काम कर रही है, लेकिन विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना है, एक समुदाय को प्रसन्न करना है, उसे खुश करना है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। आपने हमेशा उस चीज का विरोध किया है। जो इस्लामीकरण को रोकने का हथियार था, वो दरअसल आपके लिए मुद्दा बन जाता है, और बार बार आप लोग एक वोट बैंक के लिए खड़े हो जाते हैं। तो फिर इसमें किसको जिम्मेदार माना जाए? देखिए लावनी जी, मेरे भाजपा के मित्र विधु जी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का दोष है, और आप भी कह रहे हैं कि दोष है, और उस दोष के निवारण के लिए 65 साल देश की जनता ने कांग्रेस को सरकारें दी, उसके अंदर दूसरी सरकारें भी आई, और जो आज सरकार में बैठे हैं, जिनके अभी प्रवक्ता कांग्रेस में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो 2 के मत पे थे, और वो 2 भी मत खैरात में मिले थे। ये भी देश का स्नेह था, ये भी देश का विश्वास कांग्रेस के प्रति था, वो भाजपा के प्रति नहीं था। और मित्र भी, आपने कुछ बात कभी कि ये नाकामियां, बच्चे को झुंझुना हाथ में क्यों पकड़ाया जाता है पता है? क्योंकि बच्चा झुंझुना ही पकड़ सकता है, वो झुंझुना ही हिला सकता है। देश की जनता ने बच्चे को सरकार नहीं दी है। 2 बार की सरकार पूर्ण बहुमत में नरेंद्र मोदी जी को दी है, प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा को दी, और आपका वक्तव्य अपनी सरकार को झुंझुना पकड़ाने वाला हो गया। और तीसरी बार जो अल्पमत में मिली, आपने साबित कर दिया कि भाजपा को सरकार झुंझुना बनाने की लिए पड़ी है। जो प्रॉब्लम आपने बोली, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके निवारण के लिए आज तीसरी टर्म की सरकार के अंदर भाजपा के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अगर होता तो आज 38 दिन के अंदर जो घटनाओं के अंदर 9 आतंकवादी हमले ना हुआ होते, 12 जवान शहीद ना हुआ होते, 13 जवान घायल ना हुआ होते, 10 नागरिकों
कि चंद्रमोहन मौत ना हुई होती है, 50 से चंद्रमोहन ज्यादा जी, इसका नागरिक जवाब घायल रावल थे, साहब आपको जरूर देंगे, उनको रावल लेकिन जी को मेरा जवाब एक देना प्रश्न बहुत आपसे जरूरी है। था। रावल साहब इसका डिबेट जवाब में जरूर देंगे बैठकर चंद्रमोहन जी, लेकिन मेरा सरकार के प्रश्न व्यक्ति आपसे एक है। अगर विपक्ष को चंद्रमोहन जी, धारा 370 खत्म हुई थी, आज जो हो रहा है वो घाटी में सब कुछ ठीक हो चुका है। आप लोग भी ये परसेप्शन फैलाने का प्रयास करते रहे कि घाटी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन घाटी में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, जम्मू में हो रहे हैं जो हिंदू बहुल है, और इसके लिए सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछा भी जाना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि 10 सालों से इन्होंने क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीए एनआरसी को लेकर आप लोगों ने विरोध क्यों किया? जब जब यूसीसी पर बात होती है आप विरोध क्यों खड़ा करते हैं? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो आपके नेता सामने आके क्यों कहने लगते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसे परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है? स्टैंड तो आपको भी क्लियर करना होगा ना सर, विपक्षी पार्टी है, आप लोग विपक्षी पार्टी है। मैं कर रहा हूं स्टैंड क्लियर, बताइए। देखिए क्यों भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी उनके नेता जब डिबेट में बैठते हैं उनके पास अपने कार्यप्रणाली का तर्क नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उनकी नाकामी है। अभी आज सर, अगर आज जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए तो कांग्रेस क्या उसका समर्थन करेगी? मैं दे रहा हूं अभी आपकी बात को जो आज अभी कांवड़ के ऊपर जहां कांवड़ के अंदर जाने के लिए एक निर्देश दे दिया गया, हमारे पास वाले को अपना नाम ये बताना कैसे पड़ेगा, बोल दिखाया सकते हैं? जाएगा। 370 पर ये नहीं तो तोड़ रहे थे, छाती कूटते थे। 370 साल तक आप रोके रखा, हमने आकर तोड़ा उसको। हमने आकर कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में उसके विस्थापन ये काम किए, कॉलोनियां बसाई हैं। आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आप दोनों स्काइप से जुड़े हैं। आज थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो आप दोनों की बात नहीं समझ में आ रही। मैं इसीलिए एक एक करके दोनों को काउंटर आंसर के लिए जवाब दे रही हूँ, प्लीज दोनों एक साथ मत बोलिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, सवाल यही है कि आज की तारीख में अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आती है तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? देखिए, बिल्कुल, अगर सरकार सर्वदलीय बैठक बनाए और अपनी नीति को उजागर करे और सदन में उस पर चर्चा करना चाहे तो देश का कोई भी नागरिक, देश की कोई भी पार्टी उस चीज से अलग नहीं होगी। लेकिन सरकार अगर अपने बहुमत के अधीन लोकतंत्र के अंदर संविधान को तार-तार करके और नेता विपक्ष या विपक्ष के लोगों को सस्पेंड करवा दे और उसके बाद कानून नहीं, इस मुद्दे पर तो सर, इस मुद्दे पर तो वो विपक्ष का साथ चाह रही है। इस मुद्दे पर तो विपक्ष का ही साथ है। यूसीसी में भी वो कहती है कि विपक्ष साथ नहीं देता है। बात ऐसी है, ये बात क्या पहले की सरकारों के अंदर विपक्ष के अंदर वाजपेयी जी ने सरकारें नहीं चलाई? क्या देवगौड़ा ने सरकार नहीं चलाई? इंद्र कुमार गुर्जर ने नहीं सर, ये अभी आप देखिए क्लैरिटी से नहीं, ये देखिए तो क्या उस समय कांग्रेस विपक्ष में नहीं थी? गलत बात। यहाँ पर देखिए बहुत डिप्लोमेटिक आंसर आप दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब कभी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून या यूसीसी की बात आई है तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है ये देश ने देखा है। रावल साहब प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब जरा सुरेंद्र स्वामी जी को प्लीज आने दीजिए, बहुत देर से उनका इंतजार हो रहा है। अब सुरेंद्र स्वामी जी, आपने दोनों की बात बड़ी गौर से सुनी होगी एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मानते हैं कि वाकई हमारा जो हिंदुस्तान है, जो उसकी अस्मिता है, जो उसका अस्तित्व है, वो आज खतरे में पड़ गया है? इस्लामीकरण की तरफ हमारा देश बढ़ चुका है? इस्लामीकरण की तरफ बढ़ चुका है वाली बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बढ़ रहा है। और ये मैं इसलिए कहूंगा कि आप सिर्फ आसाम तो एक ट्रिगर है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरे कुछ जिले हुए हैं जहां 40% से अधिक आबादी हो, लेकिन वो थोड़ी आसाम में ही थोड़ी है, वो वेस्ट बंगाल में भी है, वही स्थिति बिहार में भी है, वही स्थिति यूपी में है, वही की वही स्थिति आप अगर जिलों की बात तमिलनाडु में है, वही स्थिति केरल में है, वही स्थिति महाराष्ट्र में है। तो आप ऐसा मत, और दिल्ली आप दूर क्यों जाते हैं? राजधानी दिल्ली में कितनी ही कॉलोनियां हैं जो टोटली ऑक्यूपाइड है, वहां पुलिस भी जाने से डरती है। तो ये तो हो रहा है, लेकिन बात यह है कि इसका समाधान क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी का तो सभी जानते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी इनको साथ लेके चलती है, इनको साथ लेके चलती है तो इनके लिए काम करती है। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र हित की बात करती है और कहती है कि हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, उन्होंने क्या समाधान दिया? उन्होंने क्या बताया कि ये जो समस्या है इसका समाधान क्या है? आबादी बढ़ रही है, हेमंत बिस्वा जी भी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आबादी बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है, लेकिन समाधान क्या है? आप समाधान बताइए। आप सीए कानून लाए, 5 साल तक आप घर बैठ गए, उसके बाद आपको एनआरसी लगाना है, आज 7-8 साल हो गए, अभी तक आप एनआरसी नहीं ला पा रहे हैं। आप यूसीसी की बात करते हैं, आप यूसीसी नहीं ला पा रहे हैं। आप जनसंख्या नियंत्रण के आपके रोज मंत्री भाषण दे रहे हैं, आप उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि इसका समाधान कौन देगा? जो सत्ता में सरकार बैठी है वो देगी।
और जवाबदेही भी उसकी है और जिम्मेदारी भी उसकी है। अगर आप ये कहें कि भाई कांग्रेस समर्थन करेगी, कांग्रेस क्यों समर्थन करेगी? और जो सरकार सत्ता में है वो वही है जिसपे बहुमत है। अगर आप पे बहुमत है तो आपको विपक्ष से आप बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर वो मानते हैं अच्छा है, नहीं मानते हैं तो आप पे बहुमत है, आप कानून बनाइए। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो काम हो जाने चाहिए थे उसमें जो ढील रही, उसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है कि न आपका एनआरसी हो पा रहा है, न आपका सीए ढंग से काम कर पा रहा है। हालांकि आपने नोटिफाई किया और यूसीसी में आप इधर उधर उसको घुमाते रहे, ऐसे ही आप जो है जी। और जो दूसरे और भी जो कानून है, दूसरे खाली ये कानून नहीं है, जैसे वक्फ बोर्ड का कानून है, कितना खतरनाक कानून बना हुआ है। उसके बाद जो हिंदू मंदिर है उनको जो एंडाउमेंट का जो कानून है, उसके चलते हुए सारा धन आप लूट रहे हैं, दूसरों को आप कुछ नहीं कह रहे हैं। एक इशू नहीं है, तो ये जवाबदेही तो इस सरकार There are lots of issues। रावल साहब देखिए, एक बात तो सही है कि आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास का नतीजा ये हुआ कि आप विश्वास पात्र कौन है और विश्वासघाती कौन है, इसकी जो बारीक लाइन थी वो समझ नहीं पाए, आप 240 पर आ गए। आपके पास पहले 2 टर्म्स में इतनी प्रचंड बहुमत था कि आप बहुत सारे ऐसे कानून थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे सुरेंद्र स्वामी जी, आप उस पर एक बड़ा ठोस कदम उठा सकते थे। आपने वेट किया, वेट एंड वॉच, और रिजल्ट आपके सामने। अब कितना वेट करेगा हिंदुस्तान? प्रोफेसर रावल, बहुत बार हम जानबूझकर बैलेंस करने के लिए कई बार ठीक काम करने वाले को भी ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए जी। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे 10 साल में कुछ किया ही नहीं गया। 70 साल का जो नासूर हमारे सिर पर था, अनुच्छेद 370 35 से, उसको हटाया गया। हमने देखा ट्रिपल तलाक की बात हो, हमने उसको जो है हटाया गया। किस प्रकार से एक के बाद एक अल्पसंख्यकों के अंदर भी जो अलग अलग श्रेणियां थी उनका शोषण हो रहा था, उसको लेकर भी कदम हुए। सर 444 की प्रक्रिया तो आज भी जारी है ना। मुद्दा तो ये महत्वपूर्ण है, जब ये 444 की प्रक्रिया नहीं रुकेगी तो फिर कैसे पॉपुलेशन को लेकर जो हम बात आज चर्चा कर रहे हैं उसका लास्ट समाधान कैसे निकल पाएगा? मुद्दा ये है सर। समाधान बताइए। घुसपैठिए और जनसंख्या नियंत्रण पे आपकी सरकार क्या सोचती है? रावल साहब, समाधान क्या सोच रही है वो, ये बताइए। एनआरसी आपने बनाया, लागू करने की हिम्मत नहीं हो रही है। सीए आपने किया, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, प्रोफेसर विदु रावल जवाब दे रहे हैं इसका। रावल साहब, देश के अंदर बदलती डेमोग्राफिक्स जो है ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। जनता पार्टी इस पर चिंता रखती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के माध्यम से उसको डेमोग्राफिक को नियंत्रण किया जा सकता है, अनियंत्रित होती जनसंख्या को, और जानबूझकर डिजाइन करके डेमोग्राफिक्स को चेंज करने में इस पर अभी चर्चा है। आपका मत हो सकता है, स्वामी जी का मत हो सकता है कि केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून के माध्यम से ही ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इसको एड्रेस किया जा सकता है। और भी मत हैं इसके अलावा। सर ये मेरा और उनका मत केवल नहीं है, आपको बता दूं। नहीं रावल साहब, मैं आपको क्लियर कर दूं। 70 दिनों की यात्रा की थी प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने, जिनका समर्थन देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुओं ने किया था। और इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया, आपके 100 से ज्यादा सांसदों ने इसका समर्थन किया। और आप खुद जानते हैं कि संसद में प्राइवेट मेंबर बिल कितनी बार इसका जिक्र हो चुका है। कदम खुद आपके ही लोग उठवाना चाहते हैं, लेकिन कदम क्यों नहीं उठ पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये मत केवल मेरा या स्वामी जी का नहीं है। चिंता तो पूरे देश को है। मैं प्रयास कर रहा हूं अपने उत्तर को रखने का। मैं समाधान बताइए। आपकी सरकार चलिए कोई नहीं, अगर आप मजबूरियां भी रहती हैं डिबेट में, स्वामी जी वो बता रहे रावल जी बताइए। मैं आपसे सवाल मैं अपनी बात को समझने हेतु आपसे सवाल पूछता हूँ। मैं सीधा पूछता हूँ कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून एकमात्र उपाय है डेमोग्राफिक चेंज को एड्रेस करने? अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून हो जाएगा तो कम से कम 444 की जो प्रक्रिया है वो तो रुकेगी, वो तो प्रक्रिया रुकेगी। आप ये इससे सहमत हैं या नहीं है? नहीं हो रहा है लावनी जी, एड्रेस कुछ और भी एड्रेस करने पड़ेंगे। बहुत सारे घुसपैठिए हिंदुस्तान में आकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बसाए गए हैं, उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या करेगा? उस विषय को भी एड्रेस कीजिए। तो उनके लिए बाहर से आए हुए तो फिर उनके लिए एनआरसी को लेकर आपने क्यों नहीं ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया उसे? उनके लिए। और लावनी जी एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं,
जहां से घुसपैठ होती है वहां तो केंद्र सरकार तो पहली बात की पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हुई है। आपको सुनना एक पड़ेगा। सेकंड, बीएसएफ के होते हुए बांग्लादेश से कैसे हाँ, घुसपैठिए घुस एक रहे सेकंड हैं, स्वामी जी, एक सेकंड स्वामी कैसे जी गो प्लीज। तस्करी हो रही है हाँ बांग्लादेश ठीक के है ठीक बॉर्डर है से। ठीक है अब स्वामी जी। यही हाँ राहुल साहब बोल लीजिए। मैंने ये सवाल सरकार जान मान नहीं सकती अपनी क्योंकि मुझे बार जिम्मेदारी बार से। मुझे मेरी बात पूरी नहीं कर पा हाँ रहा नहीं था आप बोल लीजिए, आप 20 इसलिए सेकंड्स बोलिए सर, बोलिए। जी 20 सेकंड्स में नहीं बात पूरी अच्छा होती। ठीक है, खैर, 30 प्रयास सेकंड्स करता दिया, हूं। 30 सेकंड्स दिया, रखिए अपनी बात प्लीज। आप जी। आज बहुत लिबरल हैं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर कोई हमारे एक्सपर्ट साहब बैठे हुए हैं या जहां पर हमारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, वहां पर बैठकर ये निर्णय लेना आसान होता है, लेकिन आपके द्वारा बनाए हुए कानून क्या कोर्ट की स्क्रूटनीज को क्लियर करते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो किताबों में पढ़ा करते थे, एक निबंध हुआ करता था जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या को विस्फोट के रूप में प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन किस प्रकार पंचसूत्रीय कार्यक्रम जो है वो कितना असफल रहा था इंदिरा गांधी का, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। यहां बैठकर जजमेंट पास करना बड़ा आसान है, सरकारों को कंपोजिट पिक्चर देखनी पड़ती है। हम इस पर बहुत गंभीर हैं और चिंता कर रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज, लेकिन उसको ठीक करने के बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं। उनमें से एक उपकरण जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, हम भी मानते हैं, लेकिन उसको किस रूप में लेकर आया जाए, क्या देश के कंसेंसस के साथ लेकर आया जाए, ये बात। और एक अंतिम बिंदु, क्योंकि आपने विश्वासघात और विश्वास पात्र की बात की थी। विश्वास पात्र तो इस देश के बहुसंख्यक भी हैं, बड़ी एक संख्या है, एक बहुत बड़ी संख्या के लोग हैं। आपको याद करवाना चाहता हूं, जब वो भद्दा ढांचा 1992 में टूटा था, तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, 4 राज्यों में हमारी सरकार गिर दी गई थी। 5 में से कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप विवेचना कर लीजिए। ये विश्वास पात्र और विश्वास घाती के बीच वाला जो चर्चा है, उसका एक जवाब मिलेगा। इस आज की डिबेट से नहीं है इसका ताल्लुक, लेकिन इस पर पूरे का पूरी कंपोजिट तौर पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा के बाद देश के अंदर कानून आया। इंटेंशंस पर आप डाउट नहीं कर सकते। हमने सर मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपकी पूरी बात बड़ी धैर्यता के साथ सुनी, लेकिन आपने कोर्ट का जिक्र अगर किया तो इस देश की माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आपकी ही सरकार से सवाल पूछा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में सरकार क्या कर रही है। विपक्ष का अपना स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस अपने एक विशेष वोट बैंक के लिए स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर हिंदू समझ नहीं पा रहा है कि हिंदूवादी सरकार आखिर इस बात को क्यों नहीं समझ रही। बहरहाल चंद्रमोहन जी, ठीक है, चंद्रमोहन जी को अब आने दीजिए, क्योंकि सरकार से बहुत सारे सरकार के प्रतिनिधि को ज्यादा समय इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि जवाबदेही उनकी बनती है। हाँ। कि विपक्ष का स्टैंड क्लियर है, नहीं, विपक्ष का स्टैंड चतुराई भरा है। विपक्ष हिंदू ऑडियंस के सामने कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे रहे चंद्रमोहन जी जवाब दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी देखिए, विदु रावल जी ये कह रहे हैं कि सरकार का अगर जनसंख्या नियंत्रण के मामले में देखा जाए तो बहुत क्लियर कट उनका कॉन्सेप्ट है कि वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे। ठीक है रावल साहब, मैं आप ही के प्रश्न को लेकर अब उनके पास जा रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से क्या उनको वो समर्थन मिलेगा? चिंता जनसंख्या विस्फोट की है, तो ये बढ़ती हुई आबादी, डेमोग्राफी बदल रही है, तो ये केवल किसी एक पार्टी की बात नहीं होगी, ये तो समावेशिक चुनौती हो गई ना। चंद्रमोहन जी देखिए लावनी जी, अगर देश के अंदर पानी की कमी आएगी तो वो पानी की कमी हर धर्म के लिए आएगी, हर मजहब के लिए आएगी, हर पार्टी के लिए आएगी, हर इंसान के लिए आएगी। ठीक उसी तरह से जनसंख्या कानून के ऊपर जनसंख्या का भी यही है। लेकिन बार बार ये बात कह देना सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ है उसी का विकास, ये कौन बोलता है? तो भाजपा के नेता बोलते हैं, और अपनी उसी में बोलते हैं पार्टी में, और उनका समर्थन नहीं करते। तो दो नीति तो भाजपा वालों की है कि सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर सब धर्म सर्व वर्ग, देश की सब जातियां, और सबका साथ सबका विकास जो हमारे साथ है उनका विकास, ये भी भाजपा के नेता बोलते हैं। तो देश यही तो पूछ रहा है कि 2014 में आपने बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए वोट मांगा था, देश की जनता ने दिया। 19 में मांगा था, दिया। 24 में अल्पमत में दिया, और कितने बांग्लादेशी डिप्यूट हुए? मात्र 16 के माध्यम से असम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर्स में रखा है। भारत के अंदर रोहिंग्याओं को आने से रोका जा रहा है। भारत के अंदर जो मिलिटेंट्स के नाम लेकर जो टेररिस्ट आते थे पाकिस्तान से, उनको उनके ठिकाने पर सुरेंद्र जी बोल रहे थे, तब भी आप इंटरेस्ट कर रहे थे, हम भी बोले तब भी हमले मुझे किए जा रहे पता है हैं। कि आपके हाथ में झुंझुना है, रिपोर्ट का आपको बजाय हिलाना है, अपनी काम बात तो आपने रखिए। करना नहीं, आपने लेकिन 70 देश की साल जनता तक के देश सामने का अपने इम्प्रेशन खराब मत करो।
कि हम आप उसके झुंझला हिलाते निराकरण हो। को कर हम रहे हैं। आपके साथ हैं, आप यह झुंझला है मत कि हिलाओ, हमारे लेकिन निराकरण अपनी स्पीड नीति को लेकर स्पष्ट करो, मीडिया में एक मुद्दे अपने आप होता को है, स्पष्ट एक करो, चर्चा हो सकती है, देश की जनता आप को ये उसका बताओ लाभ कि हम उठा रहे हैं। ठीक है, नीति आपकी स्पष्ट करने की बात, जहां आपकी- तक चंद्रमोहन जी नीति स्पष्ट करने की बात अगर हुई तो आपको याद होगा कि अभी आर्थिक सलाहकार की तरफ से, परिषद की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी। 65 साल में 8% हिंदू आबादी घट गई और 43% के मुस्लिम आबादी बढ़ गई। आप लोगों ने इस रिपोर्ट का बड़ा खंडन किया था, क्यों किया था? अगर आपको ये लगता है, आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार के साथ हैं, आप ये मानते हैं कि एक चुनौती है, तो ये रिपोर्ट उसी का आधार बन रही थी, आपने उस रिपोर्ट का फिर विरोध क्यों किया था? देखिए लावनी जी, मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ इसका जवाब देता हूँ, जो हाँ जी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते देना चाहिए। बात क्या है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म और मजहब का नहीं माना जाना चाहिए। वो देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी मजहब नहीं, का क्यों देश ना का हो। नागरिक अगर संविधान से ऊपर शरिया को रखेगा, नहीं नहीं सर, मुझे यहाँ पर ये पूछना पड़ेगा आपसे कि अगर इस देश में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो क्या आप उस देश का नागरिक मानेंगे? आप इंटरप्ट करेंगी मेरा प्रश्न प्लीज, आप चंद्रमोहन जी, मैं आपको ही मौका दूंगी। रावल साहब प्लीज, उनको बोलने का बहुत कम मौका मिला है। रावल साहब प्लीज। जवाब देने जा रहा हूँ। मेरे लिए वो कठिन था, लेकिन मैं दे रहा था। हाँ, लेकिन आप बताइए लेना नहीं चाह बताइए रहे। बताइए बताइए बताइए। यही नारे प्रश्न लगा- है मेरा कि अगर इस देश का नागरिक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो वो क्या इस देश का नागरिक कहा जाएगा? आप बताइए चंद्रमोहन जी। देखिए, देश के नागरिक के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन देश के अंदर जो ये कहते हैं कि तिरंगा मेरी शान है, मेरी आन है, उनको सम्मान करना चाहिए। उसमें उनको कांग्रेस पार्टी उस जीतती है, धर्म आप के साथ नहीं पाकिस्तान तोड़ना जिंदाबाद चाहिए। के अगर नारे एक धर्म कांग्रेस पे के कोई व्यक्ति कार्यकर्ता करता लगाते है, हैं। लेकिन कांग्रेस वो के लोग कार्यकर्ता जाके कर्नाटक से लेकर गंगा की मजार में माथा लेकर टेक लें, पश्चिम बंगाल देश तक, के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से उस लेकर प्रधानमंत्री की माता के राजस्थान लिए तक पाकिस्तान शॉल ले जिंदाबाद जाए, के रजाइयां लगातार ले नारे जाए लगाते हैं। और कांग्रेस चादरें ले पार्टी जाए, के ऊपर उनके क्या घर कार्रवाई भी ना बताए तो बताएं कौन यहाँ जाए? पर? क्या कभी कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर गया है पाकिस्तान? क्या मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के होने के बाद क्या पाकिस्तान का प्रेम दिखाने गए थे? सर, नरेंद्र पाकिस्तान मोदी से जी तो क्यों आप गए? लोगों के लिए अटल पैरवी बिहारी आती है। वाजपेयी क्यों गए? राहुल गांधी के लिए भाजपा पैरवी का- पाकिस्तान से ही आई थी, उस पर भी कुछ बोल दीजिए ना। प्रेम पाकिस्तान उजागर से है। ही राहुल गांधी की पैरवी होती है, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। आपके लीडर पाकिस्तान में बैठकर हमारे देश की सरकार को गिराने की बात करते हैं, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। अभी इसी डिबेट में ले लीजिए कि भाजपा के प्रवक्ता के पास कहने को कुछ नहीं है। जब उनको कहने की बात आती है तो नेहरू जी याद आ जाते हैं, इंदिरा जी याद आ जाती हैं, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। लेकिन कांग्रेस अपने का 10 प्रधानमंत्री क्या था? सालों की हम बताएंगे आप पर गुलाब का फूल किस प्रकार से आप खड़े रहते थे दरवाजों पर, किस प्रकार से भारत के भूभाग को कटने दिया आपने नेहरू की गलती के कारण से, किस प्रकार भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान के पास सबसे 70,000 किलोमीटर वर्ग का, किस प्रकार से उसे हमारे सिर पर उठाया आपने किस प्रकार से जो है इनके साथ आपका जो मामला था उसमें भारत का भूभाग नहीं नहीं, देखिए 35,000 ठीक है चंद्रमोहन जी और रावल जी, चंद्रमोहन जी और रावल जी, देखिए एक कहावत तो है ना चंद्रमोहन जी, एक कहावत तो है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो बबूल का पेड़ तो आप लोगों ने बो दिया था, अब आम कहां से उम्मीद आप कर सकते हैं? 10 सालों वो कह रहे हैं कि प्रयास किया आपने, लेकिन पेड़ तो बबूल का बोया था। सुरेंद्र स्वामी जी का मैं लास्ट कमेंट लेके तब समाप्त करूंगी। सुरेंद्र स्वामी जी, समाधान की अगर बात करेंगे, समाधान की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो सरकार के पास है। सरकार को वो जिम्मेदारी निर्वहन करना होगा, उस जिम्मेदारी को, और विपक्ष को साथ देना होगा। लेकिन समाधान की तरफ बढ़ता हुआ जो पहला कदम है वो कदम अभी किस हिचकिचाहट की वजह से रुक जा रहा है? आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या मजबूरी आ जा रही, क्यों नहीं इसे लागू किया जा सकता है जल्द से जल्द? देखिए ऐसा है कि एक जो नीति चल रही है वो तुष्टीकरण की है और दूसरी नीति संतुष्टीकरण की है। तो इस संतुष्टीकरण की नीति के चक्कर में भाजपा कहीं की भी नहीं रही है और आगे भी इसको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। 4 समाधान है, मैं आपको बताता हूं अपने अनुभव से, खाली ये आपकी टीवी डिबेट के नहीं बल्कि मैं सरकार में रहा हूं, आपको बताता हूं। पहला काम, आप एनआरसी लागू कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा ये है कि बॉर्डर पे जो आपकी बीएसएफ और इधर तिब्बत के बॉर्डर पे जो आपकी सशस्त्र सुरक्षा बल लगी है उसको टाइट कीजिए और उनको जेल में डालिए अगर वहां से तब भी होता है तो अफसरों को। ठीक है। तीसरा है आप यूसीसी लागू कीजिए और चौथा आप जो कानून है
जनसंख्या का वो ले आइए। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लेकर आइए और बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिसके बारे में रावल साहब ने हाँ तो भरी, लेकिन इस हाँ के आगे जो तस्वीर होनी चाहिए रिजल्ट की, उस रिजल्ट का भी हम इंतजार करेंगे रावल साहब। और चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी से ये हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से कि इस कम से कम इस पहल में सरकार का साथ जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। ये बड़ी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है उस रेल हादसे से जो अब से कुछ घंटों पहले हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस बेपटरी होती है और डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में लोको पायलट ने कुछ दावे किए हैं। ट्रेन हादसे से पहले एक धमाके की आवाज सुनी थी लोको पायलट ने। अब सवाल उठ रहा है कि यह हादसा है या फिर कोई साजिश। रेल मंत्रालय ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर है, यूपी के गोंडा में रेल हादसा जो हुआ है वो वाकई हादसा है या साजिश, क्योंकि लोको पायलट का यह दावा है कि रेल के डिब्बे जो पटरी से उतरे उससे पहले एक धमाके की आवाज लोको पायलट ने सुनी। रेल मंत्रालय ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। और चलिए इसी के साथ रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।